हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है विज्ञान वार के इस यूट्यूब चैनल पे। तो पहले वीडियो में हमने जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है उसका पहला पार्ट किया था। तो आज ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो अब आज हम ब्लड ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गो। ब्लड ग्रुप्स। As you know, blood of human beings differ in certain aspect though it appears to be similar। जो इंसान का ब्लड होता है वो कुछ एस्पेक्ट्स में डिफरेंट होता है, बट ये जो दिखने और मतलब अपीयरेंस जो इसका सिमिलर ही होता है। Various types of grouping of blood has been done. Two such grouping, the ABO and RH, are widely used all over the world. So there are over 21 blood group systems are available in the world. 21 blood group systems. Yeah, 21. And over 14,400 RBC antigens are present. And 400 RBC antigen are प्रेजेंट। सो जो यहाँ पे ओवर 21 ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इनमें से जो दो हैं, एबीओ एंड आरएच, ये वाइडली एक्सेप्टेड है। मतलब हर जगह पे यही चेक होता है, जो हैजर्डस ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें एबीओ एंड आरएच ही चेक करते हैं। ये दोनों ही हमें पढ़ना होगा, एबीओ एंड आरएच। एंड जो आरबीसी होता है, जो आरबीसी होता है, मान लो ये आरबीसी है, इसके सरफेस पे प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के चेंज होते हैं, जिसको हम एंटीजेंस बोलते हैं। ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ए और बी एंटीजन ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं। तो ये जो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होता है, यही हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। ये एंटीजन ए और बी जो भी होगा, तो हर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होगा। हाँ, देखिए, जब हर हर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होगा जब वो ए बी और ए बी में से होगा। अगर वो ओ ब्लड ग्रुप का है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगा। जैसे आगे हम देखेंगे कि ए ब्लड ग्रुप के जो आरबीसी है उसके सरफेस पे ए एंटीजन होंगे, जो बी होगा उसके सरफेस पे बी एंटीजन होगा, जो ए बी होगा उसके सरफेस पे दोनों ही एंटीजन होंगे। अंडरस्टैंड? सो आगे देखते हैं हम। और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, इसके बाद हम आरएच करेंगे। चलो एबीओ। ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens, like two surface antigens, chemically that can be induce immune response on the RBCs, namely A and B. पहले ही देख लिया हमने। Similarly, the plasma of different individuals contain natural antibodies, two natural antibodies, protein produ proteins produced in response to antigens। ये एंटीबॉडीज क्या है फिर? देखिए, अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होगा तो जो ब्लड है उसका उसमें उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी होगा। जैसे मान ले ए ब्लड ग्रुप है, उसके सरफेस पे ए एंटीजन होगा, तो उस ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के ब्लड में एंटी बी एंटीबॉडी होगा। समझ आ रहा है? अगर बी एंटीजन होगा आरबीसी के सरफेस पे, अगर बी ब्लड ग्रुप का कोई पर्सन है तो उसके ब्लड में एंटी ए एंटीबॉडी होगा। ओके।
आगे देखेंगे। The distribution of antigens and antibodies in the four groups of blood A, B, AB and O are given in table. Table हम देखेंगे. You probably know that during blood transfusion, any blood cannot be used. जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, जब बाहर से आपके शरीर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, कोई भी ऐसे ही उठा के किसी भी ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते. उसके लिए द ब्लड ऑफ ए डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ ए रिसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग. सो अब किसी के शरीर में अगर ब्लड हमको देना है, जो डोनर है मतलब जो ब्लड देगा उसके ब्लड से, और जो रिसिपिएंट है मतलब जो ब्लड लेगा उसके ब्लड से हमें उसको मैच करना होता है. नहीं तो उसमें ब्लड क्लम्प हो जाएगा. अगर आप कोई भी ब्लड डाल देंगे तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो सकते हैं. द डोनर्स compatibility is also shown in the table 15.1. हम टेबल को देखेंगे. उससे पहले हम यहाँ पे लैंडस्टेनर लॉ पढ़ेंगे. अब ये लैंडस्टेनर कौन है? तो ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसने दिया था उनका नाम था लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर. तो था लैंडस्टेनर. सो जो लैंडस्टेनर साहब थे, इन्होंने एक लॉ दिया था. लॉ क्या था? That an antigen and the corresponding antibody do not normally coexist in a person blood. मतलब क्या है? अगर हमने अभी जो पढ़ा उसको ही इन्होंने लॉ की हिसाब से दिया था कि अगर किसी के ब्लड में ए एंटीजन है तो उसी के ब्लड में एंटी ए एंटीबॉडी नहीं हो सकता. समझ आ रहा है? अगर किसी के ब्लड में ए एंटीजन होगा तो उसके ब्लड में ए एंटीबॉडी नहीं हो सकता. अगर बी एंटीजन होगा तो बी एंटीबॉडी नहीं हो सकता. ए होगा तो उसमें एंटी बी होगा, बी होगा तो उसमें एंटी ए होगा. ओके. सो हम इसको लिख देते हैं साइड में, नोट करिएगा. एन एंटीजन एंड corresponding antibody do not normally coexist in a person's blood. ओके. सो आगे हम टेबल देखेंगे. अभी देखिए, अभी हमने जो पढ़ा यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है. तो ए ब्लड ग्रुप के आरबीसी के सरफेस पे कौन सा वाला एंटीजन होगा? ऑब्वियसली ए एंटीजन होगा. तो उसके ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा? एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडी होगा. इसमें एंटी बी एंटीबॉडी होगा. एंटी बी एंटीबॉडी को हम बीटा एग्लूटिनिन भी कह सकते हैं. इसको हम बीटा एग्लूटिनिन भी कह सकते हैं. ठीक है. तो ये जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, इसको कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? इसको ए कर सकता है और ओ भी कर सकते हैं. क्यों? ओ क्यों करेगा? क्योंकि ओ जो है, इसके जो आरबीसी है इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता. देखिए, जो ओ है इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नील, कोई एंटीजन नहीं होता. तो अगर हम इसको ए वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के ब्लड में ट्रांसफ्यूज करेंगे तो कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा. ओके. जो ओ है इसके आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता.
जो एंटीबॉडी होता है इसमें एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो इसको कौन डोनेट कर पाएगा? सिर्फ वही कर पाएगा, क्योंकि इसमें एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी है। अगर ए बी और ए बी में से किसी ने डोनेट कर दिया तो क्लम्पिंग हो जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही जो बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसके एंटीजन के सरफेस पे बी एंटीजन होगा, उसके ब्लड में एंटी ए एंटीबॉडी होगा, जिसको हम अल्फा एग्लूटिनिन कहते हैं। ठीक है। और बी वाले पर्सन को कौन डोनेट कर पाएगा? बी कर पाएगा और ओ भी कर पाएगा। ठीक है। अब देखते हैं ए बी। ए बी के सरफेस पे, जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके सरफेस पे ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसके ब्लड में कोई एंटीबॉडीज नहीं होगा। तो ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया। क्यों? क्यों यूनिवर्सल रिसिपिएंट है? क्योंकि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, क्योंकि इसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, नील है। तो ये किसी से भी ले सकता है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। यही लिखा है यहाँ पे। From the above mentioned table, it is evident that Group O blood can be donated to persons with any other blood group, and hence O group individuals are called universal donors। जो O वाले हैं ये किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि एंटीजन सरफेस पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इसे यूनिवर्सल डोनर्स कहेंगे। Persons with AB blood group, AB, can accept blood from person with AB as well as the other groups of blood. Therefore, such person called universal recipients, क्योंकि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ओके, तो अब हम देखेंगे आरएच ट्रिपिंग। तो आरएच, आरएच, अब पहले बोलेंगे आरएच क्यों नाम रखा गया इसका। जो आरएच ब्लड ग्रुप है इज डिराइव फ्रॉम रेसस मंकी। जो रेसस मंकी है इन हुज ब्लड दिस एंटीजन वाज फाउंड। जो रेसस मंकी है उनके जो ब्लड है, ये एंटीजन उनके ब्लड में सबसे पहले डिस्कवर किया गया, तो इसका नाम ही रख दिया आरएच, रेसस के नाम से आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग। Another antigen, the Rh antigen, similar to the one present in rhesus monkeys. Okay, hence Rh in is also observed on the surface of RBCs of majority, nearly 80%। मेजोरिटी क्यों कहा गया? जो RH पॉजिटिव पर्सन वो मैक्सिमम 85% ऑफ द कॉकेशियन पॉपुलेशन है। 85% ऑफ द, आप पूछेंगे कॉकेशियन का मतलब क्या है? कॉकेशियन मीन्स जो व्हाइट पीपल है, व्हाइट पॉपुलेशन, जैसे कि यूके हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव। जिनमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट है वो आरएच पॉजिटिव, इनमें नहीं है आरएच नेगेटिव। एंड दोज इन whom this antigen is absent are called Rh negative। An Rh negative person, if exposed to Rh positive blood, will form specific antibodies against the Rh antigens। Therefore, RH group should also be matched before transfusion। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आप किसी RH नेगेटिव पर्सन के ब्लड में RH पॉजिटिव वाला ब्लड डाल देंगे तो वो RH नेगेटिव वाला पर्सन RH एंटीजन के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज फॉर्म करेगा। सो
वहां पे आपको ये ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ये आरएच जो एंटीजन है ये भी मैच करना पड़ेगा। ओके। A special case of Rh incompatibility mismatching has been observed between the Rh negative blood of pregnant mother with Rh। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले जो हम यहाँ पे क्या है, इक्टोब्लास्टोसिस फीटलिस है ना। हाँ। तो जो RH नेगेटिव ब्लड है, अगर मदर RH नेगेटिव है एंड उसका अगर जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है, अगर प्रेग्नेंट है उसका जो मतलब यूट्रस में जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है, जो fetus है, RH antigens of the fetus do not get exposed to RH negative blood of the mother in the first pregnancy. In the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta. However, during the delivery of the first child, there is possibility of exposure of the maternal blood to small amount of the RH positive blood from the fetus. In such cases, the mother starts preparing antibodies against Rh antigen in her blood. In case of her subsequent pregnancies, मतलब अगर second pregnancy, subsequent pregnancy मतलब second pregnancy, the Rh antibodies subsequent pregnancy and the Rh antibodies from the mother, Rh negative, can leak into the blood of the fetus and destroy the fetal RBCs. Jaundice to the baby. This could be fatal to the fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby. This condition is called erythroblastosis fetalis. This can be avoided by administering anti-Rh antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. तो ये RH एंटीबॉडीज पहले आप सोचेंगे कि पहले जो बेबी है उसमें प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाया, तो दूसरे में क्यों क्रॉस कर गया। क्योंकि देखिए, अगर जब पहला बेबी का डिलीवरी होगा तो प्लेसेंटा अगर इंजर हो गया, उस केस में ये चांस रहता है कि जो RH पॉजिटिव एंटीजन है तो वो मदर के ब्लड में चला जाएगा, तो मदर के ब्लड में उसके अगेंस्ट RH एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होगा। ओके। तो ये एंटी डी एंटीबॉडी भी कहते हैं, ये एंटी डी एंटीबॉडी जब सेकेंड चाइल्ड होगा। अब एंटीबॉडी क्या है, जो ए एंटी डी एंटीबॉडी है, जो RH एंटीबॉडीज है, दोनों ही कह सकते हैं, और IgG टाइप, ये IgG वैरायटी का जो एंटीबॉडी होता है दे कैन पास टू द प्लेसेंटा। तो इसीलिए जो सेकेंड चाइल्ड होगा और सब्सिक्वेंट बेबीज होगा, उस केस में ये IgG टाइप का जो एंटी RH एंटीबॉडीज है, ये प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी में आ जाएगा। समझ आ रहे हैं? तो हम इसको अच्छे से साइड में लिख लेते हैं, जगह ही नहीं है। इथोवास्टोसिस पिटालिस मदर, एम लिखते हैं सर, ठीक है। RH नेगेटिव और ये फादर, फादर क्या है, सो इनका जो बेबी हुआ वो निकला फीटस, निकला पॉजिटिव। ठीक है। ये रहा फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब चाइल्ड डिलीवर हो गया, चाइल्ड डिलीवर।
चाइल्ड डिलीवर होगा तो प्लेसेंटा इंजर्ड होगा, प्लेसेंटा इंजर्ड होगा तो fetal blood mixes with मदर ब्लड। क्या होगा? एंटी बॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट आर एच एंटीजन। समझ आए? ये फ्लो चार्ट आप इस पैरा के बगल में बना लीजिए। तो इससे अब मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्यों कहते हैं? आप कहेंगे कि इस नाम से इस नाम का क्या संबंध है? So, the RBC destruction and anemia result in compensatory hyperactivity of bone marrow। तो जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन शुरू होगा और एनीमिया होगा, तब क्या होगा? हमारा बॉडी और ज्यादा आरबीसी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो आरबीसी प्रोडक्शन कहाँ होता है? पहले लेक्चर में पढ़ा है, बोन मैरो। सो बोन मैरो का हाइपर एक्टिविटी हो जाएगा, मतलब ये हाइपर एक्टिव हो जाएगा। एंड जो मतलब रिसेंटली डिलीवर्ड फिटस है, मतलब जो बेबी है, उसमें कहाँ होता है? पहले लेक्चर में ही बताया ये, लिवर एंड स्प्लीन में आरबीसी फॉर्मेशन होता है। तो द लिवर एंड स्प्लीन which are the fetal hematopoietic organs are enlarged with increased hematopoietic activity। जो बेबी का लिवर एंड स्प्लीन है, यहाँ भी आरबीसी फॉर्मेशन होगा। तो इसका भी हाइपर एक्टिविटी की वजह से इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है? और ब्लड में जो आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, इसके वजह से आरबीसी प्रिकोर्सर जो है, आरबीसी प्रिकोर्सर क्या है? न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोब्लास्ट। मतलब न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोब्लास्ट मैच्योर होके आरबीसी फॉर्मेशन करता है। ठीक है? तो ब्लड में इसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। न्यूक्लिएटेड जो एरिथ्रोब्लास्ट है, इसका जो प्रिकोर्सर है आरबीसी का, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। समझ आया? तो आप पूछेंगे कि अब इसका प्रिकॉशन क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो इसका जो प्रिवेंशन है, इसका जो प्रिवेंशन क्या है? जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ आरएच पॉजिटिव बेबी, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका बर्थ होने के बाद आरएच नेगेटिव जो मदर है, उसके ब्लड में एंटी डी एंटीबॉडीज हम इंजेक्ट कर देंगे बाहर से विद इन 72 आवर्स। दिस एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज द आरएच एंटीजन। ये जो एंटीबॉडीज है, ये आरएच एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा, जो फर्स्ट चाइल्ड के ब्लड से आया था। तो एंटी डी एंटीबॉडीज आर injected to the mother body of body even to 2 hours the of delivering first child। ओके? तो ये तो हो गया प्रिवेंशन। अगर
अगर मान लो कि ये गलती हो गई हमसे कि हमें पता नहीं चला बच्चा आरएच पॉजिटिव है और मदर आरएच नेगेटिव है, अगर बेबी का बर्थ हो गया और 72 आवर्स निकल गया, तो इसका क्यूरेटिव क्या होगा अगर सेकेंड प्रेगनेंसी आया? द affected baby the affected baby is subjected to exchange transfusion in which the baby's blood is replaced with ABO compatible RH negative blood। ओके, तो इस टॉपिक के लिए बहुत है, बहुत। तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे ब्लड कोआगुलेशन पे। So, you know that when you cut your finger or hurt yourself, when you cut your finger or your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. Do you know why? Blood exhibits coagulation or clotting in response to injury. Coagulation or clotting in response to injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish-brown scum formed at the site of cut or an injury over a period of time. It is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads called fibrins, in which dead and damage-formed elements of blood are trapped. So, अगर अगर आपको मान लो कोई इंजरी हो गया, इंजरी और ट्रॉमा, अगर मान लो, सो ये एक्टिव करेगा, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट एक्टिव करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव करेंगे करेगा थ्रोम्बोकाइनेज पे। ये थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये कैल्शियम 2+ की मदद से, कैल्शियम कैल्शियम 2+ की मदद से जो प्रोथ्रोम्बिन है, तो
थ्रोम्बिन है इसको थ्रोम्बिन में convert- ये थ्रोम्बिन है, ये फिब्रिनोजेन को वो फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फिब्रिन इसमें भी कैल्शियम का रोल होता है। ओके, ये फिब्रिन है, यही क्लॉट फॉर्म करता है। देखिए, fibrin in which dead and damaged formed elements of blood are trapped. क्या fibrin? Fibrins are formed by conversion of inactive fibrinogens in the plasma by enzyme thrombin। ने पढ़ लिया। थ्रोम्बिन की मदद से जो इनएक्टिव फिब्रिनोजेन होते हैं प्लाज्मा में, वो फिब्रिन में कन्वर्ट होते हैं। Thrombins in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin। देखा, हमने ये भी पढ़ लिया। प्रोथ्रोम्बिन जो प्लाज्मा में होता है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, किसकी मदद से? थ्रोम्बोकाइनेस की मदद से। एंड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय a series of linked enzymatic reaction जिसको हम कैस्केड कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। कैस्केड किसको कहते हैं? चेन ऑफ रिएक्शन। कैस्केड मीन्स चेन ऑफ रिएक्शंस। ओके, involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. An injury or trauma stimulates the platelets in the blood to release factors released by the tissue at the site of injury. Also can release certain factors which activate the mechanism of coagulation. Certain factors released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation. Calcium ions, ये important है। Calcium ions, very important role in coagulation. Calcium ions, calcium important. Okay, तो next lymph। हाँ, ये जो lymph है पहले भी हमने पढ़ा है। lymph जो है ये एक straw color, येलो और straw color कह सकते हो, transparent fluid है। ठीक है, yellowish transparent fluid। yellowish transparent fluid है, circulating in immune channels. So, as the blood passes through the capillaries in tissue, some water along with many small water-soluble substances move out into the space between the cells of tissue, leaving the large proteins and most of the formed elements of the blood vessels. This fluid released out is called the interstitial fluid or tissue fluid. तो यहाँ पर लिखते हैं, ये मान लो टिश्यू है, टिश्यू के सेल्स है। यहाँ पे है ब्लड कैपिलरीज, और इनमें जो है
ब्लड बना रहा है। ठीक है। अब जो लिम्फ है उसके बीच में लिम्फ होगा। ये क्या करता है, यहाँ से O2 और अदर न्यूट्रिएंट्स यहाँ को लाता है, यहाँ से CO2 रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेके जाता है। तो ये जो है लिम्फ लीक्ड, टिश्यू फ्लूइड और फ्लूइड है। Okay, it has the same mineral distribution. It has the same mineral distribution as that in plasma. Exchange of nutrients, like nutrient, gases, etc. between the blood and the cells always occur through this fluid. An elaborate network of vessels called lymphatic systems collects this fluid and drain it back to the major veins. Major vein क्या जो वेना के बाद मेजर veins क्या है? This fluid present in the lymphatic system is called the lymph. Lymph is colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune response of the body. Lymph is also an important carrier for nutrient, hormone, etc. Fats are absorbed through lymph in the lacteal present in the intestinal villi. जो fats होते हैं are absorbed through lymph in the lacteals present in the intestinal villi. इसको मार दीजिए। तो फैट आता है। ये lymph जो है एक टिश्यू फ्लूइड है फ्रॉम द प्लाज्मा अक्रॉस द कैपिलरीज, जो दिन में हमारे शरीर में 2 to 4 लीटर lymph डेली ड्रेन होता है ब्लड में। जो lymph का जो प्रोमिनेंट फ्लो है वो होता है लिवर और इंटेस्टाइन में। तो अबाउट 2 to 4 लीटर ऑफ lymph drain daily into the blood. Lymph flow is prominent in the liver and intestines. Okay, so आप बताएं circulatory pathways पे। The circulatory patterns are two types। एक होता है open, होता है closed। Open circulatory system is present in arthropods, arthropods में है and molluscus में है, in which blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces or body cavities called sinuses. Annelids and chordates have a closed circulatory system in which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely uh, regulated.
देखते हैं यहाँ पे क्लोज्ड। हार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। से ब्लड कैपिलरी आया। यहाँ से O2 और CO2 का आदान प्रदान होगा। तो इसको कहते हैं कैपिलरी। ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये किसी कैविटी में या ब्लैंक स्पेस में ब्लड नहीं घूम रहा है। ये एक क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे जहाँ से ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में आता है, जहाँ से एट्रिया से मतलब वेंट्रिकल से होके लंग से होके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर वहां से लेफ्ट एट्रिया में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होके पूरे बॉडी में होके मतलब टिश्यू में पूरा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करके फिर जाके राइट एट्रियम में होता है। फिर तो एक क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पे जो है पहला पॉइंट हम लिखेंगे क्लोज्ड में कैपिलरी बेड प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है हम रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब बॉडी रेगुलेट कर सकता है। रेगुलेटेड। तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं ब्लड नेवर कम्स इन कांटेक्ट विद द टिश्यू। एग्जाम्पल में अभी आएगा नॉर्मल सेफेलोपोड्स। ये लिख लिया। तो फिर यहाँ पर क्लोज है, ओपन भी लिखते हैं, ओपन। इसके जो पॉइंट्स हैं, पहला होगा डोंट हैव एनी कैपिलरी बेड। ब्लड, यहाँ पे क्या लिखा है, by the heart passes through large vessels into the open spaces or body cavities. Circulate in the open spaces or body cavities directly as direct contact with the
tissues. Blood pressure can't be regulated. इसका एग्जाम्पल होगा आर्थ्रोपोड्स। ओके, तो हमने ओपन और क्लोज लिया, फिर यहाँ पे देखते हैं आगे। ऑल वर्टिब्रेट्स all vertebrates possess muscular chambered heart. Fishes have a two-chambered heart with an atrium and a ventricle. Amphibians and the reptiles, except crocodiles, ये mark करो, except crocodiles, have three-chambered heart with two atria and a single ventricle, whereas crocodiles, birds, mammals possess four-chambered heart with two atria and two ventricle. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts, from where deoxygenated blood is returned to the heart, single circulation. In amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from the gills, lungs, skin, and the right atrium gets the deoxygenated blood from other body parts. However, they are mixed up in the single ventricle, which pumps out mixed blood, incomplete double circulation. In birds, mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and the right atria respectively passes on to ventricles of the same size. The ventricles pump it out without any mixing up. That two separate circulatory pathways are present in these organisms, hence these animals have double circulation. Let us study human circulation. तो यहाँ पे हम तीन सर्कुलेशन, एक था सिंगल सर्कुलेशन, हो गया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन था, एक डबल सर्कुलेशन है यहाँ पे और एक सिंगल सर्कुलेशन। तो इसको मिटा देता हूँ। जो जो पहला पॉइंट क्या था? फिजिक्स। सिंगल सर्कुलेशन एग्जाम्पल में देता हूँ फिजिक्स। यहाँ पे गिल्स गिल्स से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो जाता है, जो मतलब हार्ट है, हार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, हार्ट है, हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो जाता है गिल्स, गिल्स से जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ? बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड, और फिर से ये बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहा जाता है। ये था फिजिक्स का। फिर आता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसके एग्जाम्पल में क्या था? यहाँ पे जो है दो एट्रिया है और यहाँ पे
एक वेंट्रिकल है। तो दो एट्रिया के बीच में सेप्टम है, बट वेंट्रिकल में कोई सेप्टम नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, they get mixed up in single ventricle which pumps out mixed blood। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया, दोनों यहाँ जाके मिक्स हो गए। क्या हो गए? मिक्स हो गए। इसे इसलिए कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि मिक्स्ड ब्लड पंप होता है। फिर आता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। एग्जाम्पल में क्या था? बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इनमें क्या होता है? ये रहा हार्ट, इनके बीच में सेप्टम। तो यहाँ पे दो सर्कुलेशन होता है, एक होता है पाल्मोनरी, दूसरा होता है सिस्टमिक। ब्लड। तो आज वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो अगले पार्ट में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो थैंक यू।